आ जाइए। सो दिस इज लक्ष्मीकांत हियर, वेलकमिंग यू वंस अगेन इन द ब्यूरोक्रेट्स online classes. This is day 2. Come on, we have only 2 minutes. उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी कनेक्ट होइए। चलिए, अब जो लोग आते रहेंगे कनेक्ट होते रहेंगे, हम सेशन स्टार्ट करते। चूँकि कल पहला क्लास था, कल बहुत चीज़ें आपको समझाने में चली गई, तो कल क्लास बिल्कुल अधूरी रह गई। तो वही क्लास मैं ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू करूँगा और अब से रूटीन में क्लास चलती जाएगी, ठीक है। तो बिना देरी किए संविधान हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी 3 क्लास मैं लूँगा भूमिका में, जहाँ आपको ध्यान से क्लास सुनना है, समझना है। यहाँ आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। 3 क्लास की भूमिका के बाद मैं पॉलिटी कायदे से शुरू करूँगा। क्यों ऐसा करता हूँ? मेरा संविधान पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं जब भी संविधान आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बीच में जो आएंगी, यदि वो क्लैरिटी आप में नहीं आई तो इसीलिए मुश्किल होता है संविधान को समझना। तो यकीन मानिए 3 क्लास में इंट्रोडक्टरी लूँगा, जो आपको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। वहाँ कोशिश इतना ना कीजिएगा कि आपको कोई चीज़ याद है, कोई चीज़ याद नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी। लेकिन एक रूपरेखा और भूमिका बनाता हूँ जो बहुत ज़रूरी होती है संविधान की अच्छी समझ के लिए। आपको एहसास हो जाएगा आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, तो मैंने इन शुरुआत के 3 क्लास में मैंने क्या किया आप सब समझ जाएंगे। चलिए, क्लास पहले से ही स्टार्ट करता हूँ, शुरू से स्क्रैच से। आवाज़ आ रही मेरी? एक बार और कंफर्म कीजिए भाई, आवाज़ आ रही मेरी? चलिए, तो जैसा कि कल हमने शुरू किया था, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। कहानी शुरू होती है सन 1600 से। 1600 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, भारत में आगमन। ये एक व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटेन की। वहाँ की महारानी से उन्होंने आज्ञा पत्र लेकर कि हम भारत में व्यापार कर सकते हैं, वो भारत की ओर चल दिए। और इस समय भारत में किनका शासन था? मुगलों का शासन था। इस समय मुगल शासक थे। इस समय मुगल शासक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने का उद्देश्य उस समय 1600 ईस्वी में मुख्यतः था मसालों का व्यापार। मसालों की बहुत डिमांड थी यूरोपीय मार्केट में, स्वयं ब्रिटेन में और जितने भी यूरोपीय देश है वहाँ। इसलिए क्योंकि हम 1600 की बात कर रहे हैं, उस समय रेफ्रिजरेटर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और वहाँ हम जब यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है लंबे समय की ठंड की अवधि होती है और वहाँ -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। लंबे समय की आप जानेंगे कि जानवर जो है इस समय जब ठंड की शुरुआत होती है, शीतकाल में जानवर जो है अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। हाइबरनेशन पीरियड कहते हैं उसे। अपना खाना इकट्ठा करते हैं और हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। तो ठंड के दिनों में जानवरों का ताज़ा मांस मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका शिकार नहीं हो सकता। वो अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। और लेकिन ठंड इतनी पड़ती है वहाँ यूरोपीय देशों में कि उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है मांस और मदिरा का भक्षण करना। लेकिन मांस यदि वो लोग गर्मियों में मांस शिकार कर लें और मांस को रख लें, तो वो इतने 6 महीने की ठंड की अवधि में उसे संरक्षित करना उनके लिए एक चुनौती थी, और वो जो कि संभव नहीं था। बर्फबारी बहुत होती थी। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर बर्फ़ जब बर्फबारी होती थी तो क्यों नहीं मांस को बर्फ़ में घुसा देते और वो मांस सुरक्षित रह जाता। लेकिन ओपन में बर्फ़ में वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस भी होते हैं, कीड़े भी लग सकते हैं, इसलिए उस बर्फ़ में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, तो एक तरीका था ऐसे समय में, उन्हें पता था कि यदि हम मांस पर मसालों का लेप लगा दें तो मांस लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
और भारत मसालों का गढ़ था। यहाँ अत्यधिक प्रचुर मात्रा में मसाले उत्पादन होते थे, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये भारत पहुँचते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुँचती है और ये मसालों का व्यापार करती है, बहुत सस्ते में यहाँ से मसाले खरीदती है और जाकर अपने देश में भी वहाँ की आपूर्ति पूरी करती है और अन्य यूरोपीय देशों में बहुत अच्छे मुनाफे पर ये बेचकर अपना धन कमाती। व्यापार मसालों से शुरू होता है, लेकिन धीरे 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 ये अपना व्यापार बढ़ाते जाते हैं। चाय का व्यापार, कपास का व्यापार धीरे धीरे ये बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सीधे पहुंचेंगे 1764 में। 1764 मैंने कहा मतलब बक्सर का युद्ध। बक्सर का, ऐसे बढ़ते हैं आगे, ऐसे बढ़ते हैं इतिहास में, आगे बढ़ते हैं 1764 और 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार में है, ठीक है। और जब मैं 1764 की बात करूंगा तो आपके कल्पना में एक बिहार में एक बहुत बड़ा रण क्षेत्र, उसकी कल्पना आनी चाहिए, ठीक है। मतलब 164 साल ये आए भारत, इन्होंने व्यापार अपना शुरू किया और लगभग 100 अपना व्यापार धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इन 164 सालों में। और इन 164 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या परिवर्तन हुआ वो हम देखेंगे। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध और जब बक्सर का युद्ध आपके सामने आएगा तो यहाँ पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी नजर आएंगी, ठीक है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, अब 164 सालों में उन्होंने अपनी एक छोटी सी सेना भी तैयार कर ली है भारत में, ठीक है। और दूसरी तरफ 3 लोगों की संयुक्त सेना है। पहला मुगल बादशाह, इस समय भी मुगल बादशाहत बनी हुई है, मुगल बादशाहत चल रही है भारत में इस समय। मुगल बादशाह शाह आलम प्लस दूसरा बंगाल का नवाब कौन? सिराजुद्दौला की सेना है। और प्लस अवध का नवाब शुजा-उद-दौला की सेना खड़ी है। 3 लोगों की संयुक्त सेना। 1764 में हम बक्सर की जब हम कल्पना करेंगे तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना खड़ी है और एक तरफ विशालकाय 3 लोगों की संयुक्त सेना है। मुगल बादशाह शाह आलम, दूसरा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, तीसरा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। नवाब कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ के समझ जाइए राजा ही हैं। बंगाल में उनका शासन है, अवध में नवाबों का शासन है, मुस्लिम शासक थे, ये वहाँ अपने आप को नवाब कहते थे। और मुगल पूरे उस समय भारत में जिनका शासन था वो है मुगल बादशाह शाह आलम। युद्ध होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों की संयुक्त सेना को कर देती है परास्त। छोटी सी सेना होते हुए भी ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों की सेना को परास्त करने में कामयाब इसलिए हो जाती है क्योंकि इनके पास बहुत एडवांस्ड, विकसित इनके पास हथियार होते थे, तोप का इस्तेमाल करते थे। हालांकि तोप का इस्तेमाल तो ये भी बाबर के ज़माने से तोप का इस्तेमाल शुरू हो गया था भारत में मुगल बादशाहत में, लेकिन इनके पास तोप थी, तलवारें थी और ये अपनी रणनीति में भी ज़्यादा कुशल थे। छोटी सी सेना होते हुए भी इतनी बड़ी 3 लोगों की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना परास्त कर देती है। क्यों? ये तलवार भाला लहराते हुए आएंगे, वो दूर से ये राइफल उठा के गोली मार देते थे, ठाया और ख़त्म, किस्सा ख़त्म। तो इस प्रकार इस छोटी सेना ने इन तीनों की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। अब ये जो बक्सर का युद्ध है ये भारत में अंग्रेज़ों के लिए मील का पत्थर माना जाता है। हालांकि इससे पहले छोटे छोटे क्लैश और हुए, प्लासी का युद्ध हुआ है, ये सब हुआ है, लेकिन संविधान की रूपरेखा में वो यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो आप इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या परिवर्तन आएगा इस युद्ध से। इस युद्ध से परिवर्तन ये आता है कि इसी के नेक्स्ट ईयर, इसी से जुड़ा हुआ है 1765,
क्योंकि ये युद्ध समाप्त होते होते अंत आ गया वर्ष का और 1765 आ गया। 1765 में इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ना चाहते हुए भी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दीवानी अधिकार देने पड़े। दीवानी अधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब इस युद्ध के बाद ऐसा नहीं हुआ कि इन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार डाला। ऐसा हुआ कि इन्होंने बोला भैया तू मुगल बादशाह बना रहा लेकिन तू काम करेगा अब हमारे इशारे पे। बंगाल का नवाब, तुम्हारी नवाबियत बनी रहेगी, हम वहाँ तुमको हटा के राजा नहीं बन जाएंगे, नवाब नहीं बन जाएंगे, तुम्हारी नवाबियत बनी रहे, लेकिन अब तुम वो करोगे जो हम चाहेंगे। ठीक है, तुम वो करोगे जो हम चाहेंगे। ये किस्सा बिल्कुल उसी तरह हो गया बंधन फिल्म के सलमान खान और जैकी श्रॉफ की तरह। सलमान खान के जीजा जैकी श्रॉफ और सलमान खान जो हैं वो साले थे। यहाँ पे सलमान खान ये लोग हो गए और जैकी श्रॉफ वो हो गए। इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। भले ये नाम मात्र के मुगल बादशाह बने हुए हैं, नाम मात्र के बंगाल के नवाब बने हुए, नाम मात्र के अवध के नवाब बने हुए। दीवानी अधिकार मिल गए। कहाँ के दीवानी अधिकार मिल गए? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, इन 3 क्षेत्रों के दीवानी अधिकार मिल गए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ना चाहते हुए भी इन्हें देना पड़ा। दीवानी अधिकार से क्या समझेंगे? तो दीवानी अधिकार से ऐसा समझेंगे कि इन क्षेत्रों के सामान्य प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और कर प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल किनके हाथों में चला जाएगा? अंग्रेज़ों के हाथों में चला जाएगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाएगा। क्यों इन्होंने मांगा? अगर एक सवाल ये भी उत्पन्न होगा तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है। मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाने आऊँगा तब प्रैक्टिस करके आऊँगा। अभी आप इसी को भारत समझें जैसा भी है। जब 1765 में जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो देखिए बंगाल एक प्रांत कहलाता था। बंगाल प्रांत बहुत विस्तृत था। बंगाल प्रांत की जब हम बात करेंगे तो आप इसको ऐसे समझे कि ये असम का क्षेत्र पूरा, ये आपने देखा है कि बंगाल है क्या? वैसे ये बंगाल है यहाँ पर, लेकिन उस समय का बंगाल ये बहुत विस्तृत था। ये है बांग्लादेश, आज के वर्तमान समय का ये बांग्लादेश है, लेकिन उस समय ये भारत में शामिल था, ये भी बंगाल का हिस्सा था। ठीक, इधर उड़ीसा ये भी बंगाल का हिस्सा था, इधर बिहार ये भी बंगाल का हिस्सा था। ये पूरा इतना बड़ा बंगाल प्रांत था। अंग्रेज़ों की नज़र क्यों यहाँ पर थी? तो आप देखिए यहाँ बांग्लादेश जो है यहाँ पर और ये बिहार, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गंगा यमुना दोआब और यहाँ भी जो है गंगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका, और गंगा यहाँ से भी गुजरती है। तो ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं यहाँ पर, और इन बड़ी बड़ी नदियों से किसका निर्माण हो जाता था? वहाँ पर दोआब का। बिहार यहाँ पर गंगा यमुना दोआब और यहाँ पे बहुत सारे दोआब बनते थे। अब बताता हूँ दोआब क्या होता है। तो दोआब को अंग्रेजी में हम कहते हैं बेसिन। 2 प्रमुख नदियाँ मान लीजिए, वो बहुत दूरी बहुत हो सकती है, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर, लेकिन 2 प्रमुख नदियाँ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसे गंगा और इसे मान लीजिए यमुना। ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। तो क्या होता है, बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ भी होती है जो कहीं कहीं से आकर मिलती हैं। इस तरह से कहीं से भी आई, प्रमुख नदियों में मिली, इस तरह से तो इन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। तो 2 बड़ी नदियों की सहायक नदियों से यहाँ पर क्या हुआ, नदियों का एक जाल बन जाता है। नदियों का जाल बन गया तो वहाँ क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमेशा पानी बना रहता है। नीचे ग्राउंड लेवल पे अंडरग्राउंड पानी का स्तर अच्छा होता है, तो मिट्टी में हमेशा नमी होती है, बहुत उपजाऊ हो जाता है। तो यहाँ कुछ भी आप उगाएंगे उसका प्रोडक्शन अन्य जगहों की अपेक्षा 10 गुना 15 गुना होता है। और अंग्रेज़ों को यही तो चाहिए था। रॉ मटेरियल पूरा उनका नियंत्रण यहाँ होगा तो रॉ मटेरियल पे कब्जा उनका होगा। वो अब क्या होगा, चूँकि इन क्षेत्रों का पूरा नियंत्रण इनके पास है, तो वार्षिक नाम मात्र का 1 करोड़ की कमाई हो रही है तो 10,000 रुपये दे दिया, टोकन ये ले, तू रख लेना वार्षिक, ये रख लो,
पूरा नियंत्रण हमारा होगा। इससे पहले क्या होता था, अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करना तो बंगाल के नवाब वहाँ टैक्स देना पड़ता था, वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता था। इस प्रकार से उनका प्रॉफिट, वैसे भी बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन अब उनको लालच उनका बढ़ चुका है इन 164 सालों में। अब पूरा नियंत्रण चाहते हैं वो कि 1000 गुना 2000 गुना पूरा मुनाफा उन्हीं का हो। तो इन्होंने इस प्रकार यहाँ पे चाहा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर बंदरगाह, इनके जहाज़ आराम से यहीं से रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे और चले जाएंगे यूरोप, इधर से घूमते हुए यूरोपीय मार्केट की ओर, यूरोप की ओर। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो ये था मकसद उनका बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण करने का। ठीक है, अब उनका नियंत्रण हो गया। अब उनकी कमाई जो है 100 गुना 200 गुना 1000 गुना बढ़ती चली गई। और इसीलिए हम इस बक्सर के युद्ध को मील का पत्थर इसलिए कहते हैं कि इसी युद्ध के परिणामतः उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले। एक तरह से कह सकते हैं हम, अब उन्होंने, अंग्रेज़ों ने भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने का स्वाद चखा। मुँह लग गया खून। उन्हें लगा कि हम लोगों ने जब इतनी बड़ी संयुक्त सेना को हरा दिया तो क्यों ना पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लें। इसीलिए इसे मील का पत्थर कहा जाता है बक्सर के युद्ध को, क्योंकि इसी का परिणाम हुआ कि उन्हें अब पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। नाम मात्र के शासक रह गए, पूरे नियंत्रण तो इन क्षेत्रों का इन्हीं के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कहानी अब यहाँ से और आगे बढ़ती है। कहानी हम सीधा यहाँ से जंप करते हैं और जंप करके हम पहुँचते हैं सीधा 1857, मतलब अंग्रेज़ों के आने से लगभग 250 साल आगे मुग़ल बादशाहत बनी हुई है। इन 250 सालों में क्या किया अंग्रेज़ों ने? जब हम 1857 की बात कर रहे हैं तो आपकी कल्पना में ये आ जाना चाहिए कि अब इस समय तो केवल कुछ ही क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष शासन था। अब जो है पूरे भारत में प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहें या प्रत्यक्ष रूप से, पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया, कब्जा लिया उन्होंने। और लेकिन इस समय भी मुग़ल बादशाह कौन? इस समय मुग़ल बादशाह हैं, इस समय मुग़ल बादशाह कौन है? बहादुर शाह ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र। 1857 और 1857 में जब हम अपनी कहानी को ले जाएंगे तो हमारे दिमाग में एक जगह कल्पना हमें करनी है, और वो कल्पना होगी कहाँ? मीरठ, उत्तर प्रदेश में है मीरठ। बहादुर शाह ज़फ़र 1857, एक ऐसा मुग़ल बादशाह, 60 साल का बुढ़ा, वृद्ध, कमज़ोर, लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, नाम मात्र का कठपुतली बादशाह अंग्रेज़ों के हाथों। और इसी समय मीरठ में, अब इस समय तक क्या परिवर्तन, एक और परिवर्तन आया कि 1600 से जिन्होंने व्यापारी के रूप में भारत में प्रवेश किया था, इन लोगों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया है 1857 तक, और अपनी बहुत बड़ी विशालकाय सेना स्थापित कर ली है। और उस सेना में 60% से अधिक अब इन्होंने भारतीयों को भी प्रवेश दे दिया है, वो भी सैनिक 60% से अधिक भारतीय उनकी सेना में हैं। और सेना, जानते हो, सेना की ना पूरे इतने बड़े देश पे नियंत्रण कर लिया है, तो सेना की टुकड़ियां रहती हैं, बटालियन, एक मीरठ में है, एक बंगाल में है, ऐसे ऐसे। तो हम बात कर रहे हैं एक बटालियन की, बंगाल रेजिमेंट की, जो उस समय अपनी सेवा कहाँ दे रहा है? मीरठ में। और यहीं पर एक हीरो आएंगे जिनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे बंगाल रेजिमेंट में, अंग्रेज़ों के बंगाल रेजिमेंट में एक सैनिक हैं। एक दिन की बात है कि मंगल पांडे स्नान करके घर की ओर जा रहे होते हैं, अपने बटालियन की ओर जा रहे होते हैं, रेजिमेंट की ओर जा रहे होते हैं। एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा होता है, उनका कचरा पड़ गया या परछाई पड़ गई, क्योंकि उस समय जो लोग इस प्रकार के बहुत सारे अंधविश्वास में यकीन करते थे कि परछाई पड़ गई किसी शूद्र की तो धर्मभ्रष्ट हो गया। अजीब मूर्खता थी।
लेकिन उस समय का दृश्य ऐसा ही था, समाज की विचारधारा ऐसी ही थी। मंगल पांडे उन्हें गरियाने लगते हैं कि कमबख्त तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मैं अभी स्नान करके आया था। तो वो जो स्वीपर था वो हंसने लगता है, काहे का धर्म, धर्म बचा हो तो ना भ्रष्ट होगा। उसने कहा क्या मजाक करता है। उसने कहा चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो स्वीपर उन्हें लेकर गया एक फैक्ट्री में, अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री, वहाँ लेकर गया। मंगल पांडे यहाँ पहुँचे। मंगल पांडे वहाँ पहुँचकर उन्होंने जो देखा वो उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था, क्योंकि 1857 की स्थिति में हम देखते हैं कि धर्म जो है लोगों के लिए ऑब्सेस्ड थे उससे। धर्म सब कुछ छीन लो लेकिन धर्म पे आघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह की स्थिति थी। मंगल पांडे ने देखा कि वहाँ पर गोली के खोल, कारतूस के खोल बनाने की फैक्ट्री थी। उससे पहले भी खोल बनते थे, लेकिन अंतर ये था कि वो खोल अंग्रेज़ों को महंगा पड़ता था। तो उन्होंने नया तरीका अपनाया, उन्होंने उस गोली के खोल को गाय और सूअर की चर्बी से बनाना शुरू किया, सस्ता पड़ता था। अच्छा, इस समय एनफील्ड राइफल, नया एनफील्ड राइफल, अंग्रेज़ों ने अपनी सेना में नया एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया था, नया मगर राइफल का ही एक प्रकार। वो छर्रे, उसमें छर्रे डलते थे, राइफल में छर्रे ऐसे सामने से डालकर ऐसे खोस के फिर फायर किया जाता था। ये छर्रे का खोल, आज हम गोली को इस प्रकार देखते हैं, गोली को, और इसके ऊपर खोल होता है, इसके जो छोटी सी गोली इसके अंदर होती है ऐसे गोल गोल, ये इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, गोली के खोल को, तो ग्रीस्ड कार्टिलेज। अब ये छर्रा है तो छर्रा का एक पाउच रूपी इसका खोल बनता था और ये गाय और सूअर की चर्बी से बनता था। ठीक, 60% जो भारतीय सैनिक थे उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। मंगल पांडे को आघात पहुंचता है, वो तुरंत अपने रेजिमेंट पहुंचता है और सबको बताता है कि देखिए हम लोग, अब ऐसा होता था कि इतना मजबूत होता था कि उसे लोग दांत से काटते थे, दांत से ऐसे ऐसे करके फाड़ेंगे खोल को, नाइफ से फाड़ेंगे तो तब तक तो दुश्मन वार कर देगा। तुरंत ऐसे खोला, छर्रा निकाला, भरा और फायर किया, ये स्थिति होती थी। तो ये जो सैनिक है इस खोल को दांतों से फाड़ते थे। दांत से फाड़ रहे मतलब हिंदू के मुंह में गाय का चर्बी जा रहा है, मुस्लिम के मुंह में सूअर की चर्बी जा रही है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और सूअर मुस्लिम समुदाय के लिए हराम। दोनों को अपने धर्म पर आघात महसूस हुआ और मंगल पांडे और कुछ सैनिकों का समर्थन मिला और उन्हें 2 अंग्रेज अधिकारियों को वहाँ गोली मारी और वहाँ से फरार, शस्त्र सहित फरार। रातों रात ये पहुँचते हैं किसके पास? मुगल बादशाह के पास। मुगल बादशाह के पास पहुँचे और मुगल बादशाह, अब स्थिति इस समय तक स्थिति ये थी, देखिए हम गुलाम तो मुगलों के भी थे और हम गुलाम अंग्रेज़ों के भी थे। मुगलों ने भी हम पर शासन किया, अंग्रेज़ों ने भी, लेकिन मुगलों ने उस समय तक, लंबे समय से मुगल शासन चला, सल्तनत, फिर सल्तनत के बाद मुगल शासन लंबे समय तक चला आ रहा था। लेकिन मुगलों ने भारत में अपने आप को ढाल लिया था। अगर हम 2-3 मुगल शासकों को छोड़ दें तो उन्होंने अपने आप को भारत के उसमें ढाल लिया था। तो अंग्रेज़ों की अपेक्षा, क्रूर तो वो भी थे लेकिन अंग्रेज़ों की अपेक्षा मुगलों को ज़्यादा स्वीकार करते थे भारतीय। ये पहुँचे रातों रात दिल्ली से मीरठ से दिल्ली बहुत पास है। रातों रात पहुँचे और मुगल बादशाह को पूरी स्थिति बताई कि हमने विद्रोह कर दिया है, हम वहाँ से भाग आए हैं, हमने अंग्रेज़ अधिकारियों को गोली मारी है और हम शस्त्र के लूट कर भाग आए। मुगल बादशाह 60 साल का बुढ़ा, उसके दिमाग में बिजली कौंधी कि वैसे भी तो मैं कठपुतली की तरह ही हूँ, नाम मात्र का बादशाह हूँ, पावर तो है नहीं मेरे पास। अंग्रेज़ों की सेना में, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय हैं, अगर भारतीयों का समर्थन मुझे मिल गया और अंग्रेज़ों ने उन्हें हथियार भी दे रखा है सैनिकों को, यदि उनका समर्थन मिल गया मुझे तो फिर मेरी बादशाहत मुझे वापस मिल सकती है। इस लालच में इन्होंने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं तुम्हारा नेतृत्व करूँगा। और इसके बाद
बहादुर शाह जफर के आह्वान के बाद भारत में जगह जगह ग्वालियर, बिहार, ऐसे ऐसे छुटपुट जगह विद्रोह हुए और इस विद्रोह का नेतृत्व भी अलग अलग लोगों ने किया। इतिहास में आप पढ़ोगे कि ग्वालियर में रानी झांसी ने किया, बिहार में कुंवर सिंह ने किया, कानपुर में तात्या टोपे ने किया, इस तरह से बेगम हजरत महल ने दिल्ली में किया, इस तरह से अलग अलग। लेकिन ये जो विद्रोह छुटपुट हुए ये असंगठित हैं, सुसंगठित नहीं है। मतलब अगर ये एक साथ होते, एक साथ सभी पांचों लोग एक साथ होते तो विद्रोह मुश्किल हो सकता था अंग्रेजों के लिए दबाना। लेकिन चूंकि अचानक ये विद्रोह हुआ, अचानक ये मूवमेंट चला, तो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ नजर आया। अंग्रेजों ने अपनी अपनी टुकड़ियां भेजी और सबको विद्रोह को दबा दिया। हाँ, 1857 का ये विद्रोह जो शुरू हुआ था, ये अंग्रेज इसे दबाने में सफल हो गए। इसे इतिहासकार भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम की संज्ञा देते हैं कि यहीं से। क्यों? क्योंकि हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया अंग्रेजों द्वारा, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना की जो चिंगारी है वो उठी जरूर यहाँ से एक विश्वास जरूर उठा कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, उन्हें भगा सकते हैं। इसीलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी की एक तस्वीर समझ जाइए, एक हिस्सा आप इसे रहने दें और कहानी को हम यहां से और आगे बढ़ाते हैं। हम सीधा 1857 से हम सीधा पहुंचते हैं 1885। हम पहुंचते हैं 1885। 1885 भी भारतीय राजनीति में मील का पत्थर माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1885 में एक व्यक्ति थे, ए.ओ. ह्यूम, स्कॉटिश थे, यूरोपीय थे। ए.ओ. ह्यूम ने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था कांग्रेस। इतिहासकारों का कहना है कि चूंकि ये विद्रोह 1857 में हुआ तो अंग्रेज डर गए कि भाई अभी तो ये छुटपुट विद्रोह हुआ, अगर यही विद्रोह व्यापक पैमाने में होगा तो ये तो हमारी सेना में तो 60% भारतीय हैं, ये तो हमने इन्हें हथियार भी दे रखा है, ये हमें रातों रात साफ कर देंगे। तो ये इतिहासकारों का मानना है कि इस विद्रोह के चलते ही इसी का परिणाम ये था कि 1885 में अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर ए.ओ. ह्यूम ने एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम है कांग्रेस। ए.ओ. ह्यूम ने कहा कि मैं एक पार्टी की स्थापना कर रहा हूं और हम अपनी मांगे यहाँ इसमें भारतीय शामिल हों और अंग्रेज़ों के सामने अपनी मांगे रखें और जिसे हम दबाव बनाएंगे अंग्रेज़ हमारी मांगों को मानेंगे, भारतीयों की मांगों को इस पार्टी की माध्यम से मानेंगे। इतिहासकारों ने इस 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई इसकी तुलना जो है वो एक सेफ्टी वॉल्व से की। सेफ्टी वॉल्व कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वॉल्व से तुलना की। उन्होंने कहा जिस प्रकार एक बड़े पाइप में पानी जाता है ना, पानी की सप्लाई जहाँ से होती है, अगर हमें उसे पानी के बहाव को रोकना हो तो पाइप के सामने सेफ्टी वॉल्व लगाना पड़ता है जिससे पानी का बहाव रोका जा सके। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति में जो चिंगारी उठी है, जो विरोध का स्वर उठा है, उसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस रूपी एक सेफ्टी वॉल्व की, अंग्रेजों ने कांग्रेस के माध्यम से एक सेफ्टी वॉल्व की स्थापना की है कि आगे इस तरह का विद्रोह ना हो सके। क्योंकि यदि संगठित विद्रोह हुआ और प्लान करके कोई विद्रोह हुआ आगे बहुत बड़ा तो हम संभाल नहीं पाएंगे, हमारा पत्ता यहाँ से साफ हो जाएगा। ये हुआ
कांग्रेस की स्थापना। इसी कांग्रेस में आपको आगे चलकर बहुत बड़े बड़े नेता सुना, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब आपको धीरे धीरे समय के साथ ये शामिल होते नजर आएंगे। यही आज की जो राजनीतिक पार्टी आप देखते हैं, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी कांग्रेस। 1857 का विद्रोह दब तो गया, लेकिन छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन भारत में पैदा हो गए। क्रांतिकारी संगठन क्या करते थे? मौका मिलता था अंग्रेजों पर बमबारी करते थे, अंग्रेजों को मारते थे। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, हम इन्हें लतिया कर भारत से भगाएंगे। ये बातों से मानने वाले नहीं हैं, इन्हें हमें मार कर भगाना होगा। इनका उद्देश्य क्लियर था, भारत की स्वतंत्रता, हमें अंग्रेजों से मुक्त कराना है भारत को, चाहे जैसे। अंग्रेज इतने शरीफ तो नहीं है कि बातों से मानेंगे, इन्हें हमें मार के भगाना होगा। जबकि ये कांग्रेस आगे चल के आपको दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, क्रांतिकारी संगठन का उदय भी शुरू हो गया। आगे चलकर आपको बड़े बड़े क्रांतिकारी वीर आपको दिखाई देंगे, भारत के वीर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे ऐसे नाम आपको दिखाई देंगे, जिन्होंने, उन्हें पता था कि हम पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ क्या होना है, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था। 16-16, 15-15 साल के लड़कों में आज तो ठीक से धोना नहीं आता। आजकल के हम जिस जनरेशन में हैं, उस समय का आप उस सब वक्त की कल्पना कीजिए। 14 साल, 15 साल, ये उम्र क्या उम्र होती है जिस समय इनके सिर पर खून सवार है कि हमें अंग्रेजों को मार के भारत को मुक्त कराना है। पता था पकड़े जाएंगे तो सीधे फांसी होगी। फिर भी वो समय था, वो दौर था ऐसा, उस समय भारत की हवाओं में वो राष्ट्रीयता फैली हुई थी, वो जुनून फैला हुआ था। ठीक है, 2 मिनट में ये सेशन खत्म हो रहा है, तुरंत तैयार रहिएगा आप लोग। फिर से लिंक आ रहा है आपके पास। आइए, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी यहां से आगे बढ़ती है। कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब मैं इसे डिलीट करता हूं, कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। देखिए अब तक क्या क्या हुआ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके परिणामतः 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। उसके बाद 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला विद्रोह। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा। बड़ा आसान है, चीज़ों को आप जितना इजी रखने की कोशिश करेंगे, चीज़ें उतनी इजी रहेंगी। ठीक है, आइए 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। अगला 164 साल आगे जाइए, 1764 बक्सर का युद्ध। अगले साल ठीक 1 साल बाद उसके परिणामतः 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले। उससे आगे जाइए 1857, लगभग 250 साल आगे, मेरठ से विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम मंगल पांडे द्वारा। उससे आगे जाइए 1885 कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं 1885 से, और हम सीधा पहुंचते हैं 1939। 1939 से 1945 का समय, ये है वास्तव में ऐसा।
और इस समय हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व में द्वितीय क्या हुआ? विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच 6 साल चला। अब जब हम इस काल में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी, एक बड़ी पार्टी बन चुकी है, जो जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1915 के गांधी डरबन से आते ही वो भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बड़े बड़े नेताओं के नाम, बहुत सारे नेता, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस स्थापित हो चुकी है भारत में, बहुत बड़ी पार्टी। हालांकि अन्य पार्टियां भी थी, मुस्लिम लीग थी, ऐसे छोटे छोटे अन्य पार्टियां भी थी, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी थी इस समय तक। और इस समय से पहले तक कांग्रेस द्वारा जो है भारत में 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक आंदोलन, जिसे हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, ये भी हो चुके थे भारत में। लेकिन 1939 से 45 के बीच और क्रांतिकारी गतिविधियां भी चली रही हैं। उनका अलग है और इनका अलग है। हम देखेंगे कि कांग्रेस 1942 आता है। इसी बीच में 1942 में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। इससे पहले कांग्रेस के जितने आंदोलन हुए या कांग्रेस का स्पष्ट ये पता चलता है कि कांग्रेस ने कभी स्पष्ट रूप से भारत की स्वतंत्रता की मांग नहीं की। स्पष्ट रूप से भारत की स्वतंत्रता की मांग आपको दिखाएगी 1942 में कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन से। लेकिन इस 1939 में जो विश्व युद्ध छिड़ा, इसकी प्रासंगिकता क्या थी, ये बताता हूँ आपको। देखिए हुआ क्या कि पोलैंड इंग्लैंड का, ब्रिटेन का एक एलाई था, सहयोगी था। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और ये नागवार गुजरा ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन और इंग्लैंड बाद में आपको बताऊंगा ज्योग्राफी में कि ये ब्रिटेन कब कहते हैं, इंग्लैंड कब कहते हैं, वो अभी का मुद्दा नहीं है। तो वो भी कूद गए विश्व में। उधर जर्मनी के कुछ सहयोगी आ गए उसके पक्ष से, और इधर ये लोग भी 3-4 सहयोगी हो गए और दोनों सभी आपस में लड़ने लगे। तो इसी ही विश्व युद्ध कहते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध है। पहला 1914 में हुआ था, ये दूसरा है। इस विश्व युद्ध से देखिए अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है भारत की राजनीति में भी है, भारत की स्वतंत्रता में भी बहुत, जो रास्ता है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इस समय जब विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। एटली बोलिए, केटली बोलिए, चाय वाली एक ही बात है। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? क्लेमेंट एटली। 6 वर्ष तक चला ये विश्व युद्ध। इस समय तक अंग्रेजों ने जितना लूट खसोट कर भारत से धन ले गए, जितनी बड़ी सेना यहाँ भारत में स्थापित कर ली है, ये सारे सैनिक भेजे जाने लगे विश्व युद्ध में। और धन, युद्ध चल रहा है तो धन तो बहुत लगना है। तो जितना लूट खसोट के ये धन इन्होंने कमाया था वो सब अब कहाँ घुस रहा है? इस विश्व युद्ध में। सैनिक मारे जा रहे हैं, इनकी सैन्य शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो गई। इस विश्व युद्ध का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों की जो सेना थी भारत में वो बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत कम हो गई, शक्ति उनकी क्षीण हो गई और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गई। अब भाई इधर कांग्रेस भी अपनी गतिविधियां चला रही है, आंदोलन चला रही है। इसी बीच में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। क्रांतिकारी गतिविधियां भी चली रही हैं, चरम सीमा पे है। अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हो गया कि अब इस विश्व युद्ध ने हमारी कमर तोड़ दी है, अब हम भारत में टिक नहीं पाएंगे। मैं आपको अवसर दूंगा पूछने के लिए, क्योंकि ये कहानी मुझे मालूम है कहाँ आपके प्रश्न आएंगे।
यहाँ पर कहानी की तरह सुने आप। मैं आपको लास्ट के 5 मिनट आप वर्बली पूछेंगे, मैं सीख गया हूँ, अब आप प्रश्न पूछ सकेंगे। अभी सुनिए। जान चुके थे अंग्रेज, अब हम टिक नहीं पाएंगे। अंग्रेज उतारू हैं, जहाँ देखो मारो इन्हें अंग्रेज़ों को, और इधर आंदोलन चला रहे हैं, दबाव बनता जा रहा है हम पे। हम आर्थिक रूप से, सैन्य दृष्टि से कमज़ोर हो चुके हैं, अब हम भारत को नहीं संभाल पाएंगे। राजनीतिक कूटनीतिक चाल हमें चलनी होगी। क्लेमेंट एटली ने इसी समय ये विश्व युद्ध खत्म होता है और 1945 में ही ये घोषणा कर देते हैं कि हम 1945 में घोषणा करते हैं कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़कर चले जाएंगे, भारत को छोड़कर चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको, इसके बाद अवसर दूंगा, अभी प्रश्न स्टोरी चलने दीजिए, स्टोरी है ये, मैं अवसर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, जून 1945 में क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे। ये कूटनीतिक चाल भी थी क्लेमेंट एटली की। क्यों? क्योंकि जब हम इस समय की बात कर रहे हैं, इस समय तक अंग्रेज़ों ने लगभग 54 देशों को अपना गुलाम बना रखा था, भारत समेत, और भी चीन ही ने कहाँ इन्होंने कब्जा नहीं जमाया था। अगर ये स्पष्ट कह देते कि हम सैन्य हमारी ताकत कम हो गई है और क्रांतिकारियों का, और उधर इसी बीच में इधर 1939 से 45 के बीच में इधर 1943, देखिए बीच में 1942, इस समय कांग्रेस ने भारत आंदोलन चलाया। 1943 इस समय सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कांग्रेस त्याग दिया था, मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे गांधी के साथ, इन्होंने कांग्रेस त्याग दिया और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन, आज़ाद हिंद फौज बना ली थी। और जापान के सहयोग से ये तो अंडमान निकोबार तक पहुंच भी चुके थे और अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था उन्होंने, वहां अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। ये पता था क्लेमेंट एटली को। अब सुभाष चंद्र बोस ये जापान के सहयोग से चढ़ाई कर रहा है, इधर क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज हैं और इधर ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। अब हम टिक नहीं पाएंगे। कूटनीतिक चाल, अगर मान लीजिए वो ऐसा नहीं कहता, उसने बोल दिया, वो सीधा सीधा नहीं बोल पाया कि सुभाष चंद्र बोस उधर अंडमान निकोबार उसने छीन लिया है, हमसे क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हैं, अगर वो ये कहता तो जो बाकी और जो देश से वहाँ पे ये बात पहुँच जाती कि भाई वहाँ अब अंग्रेज हमारे देश को भी तभी मुक्त करेंगे जब हम मारकाट मचाएंगे। ये नहीं चाहते थे ये लोग। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि हम भारत छोड़ के जून 1948 का चला जाएंगे, और चूंकि उस समय तक कांग्रेस बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, तो हम सत्ता किसी ना किसी को तो सौंप के जाना पड़ेगा। सत्ता किसे देकर जाएंगे? कांग्रेस को देकर जाएंगे, कांग्रेस को सत्ता हाथ में देकर जाएंगे। और लेकिन इन्होंने डिक्लेरेशन किया कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि ये अंग्रेज जो है अगस्त 1947 में ही भारत छोड़कर चले गए और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। अब इसी बीच में जब इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम जून 1948 को भारत को छोड़ के चले जाएंगे और सत्ता कांग्रेस को सौंप के चले जाएंगे, तो कांग्रेस ने भी अंग्रेज़ों से एक निवेदन किया कि साहब, कभी हम पर सुल्तानों ने, अरबियों ने कब्जा किया, कभी जो है हम मुग़ल शासकों ने हम पर कब्जा बनाया, कभी जो है अंग्रेज़ों आप लोगों ने हम पर शासन किया, हम तो लंबे समय तक हम गुलाम रहे। स्वतंत्र भारत जो है हम उसके लिए हम चाहते हैं, मतलब इस समय तक क्लियर था, इनको पता था कि ये इस समय तक जो भी क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बहुत क्लियर था कि स्वतंत्र भारत होगा कैसा, ये क्लियर था। स्वतंत्र भारत भाई
लोकतंत्र होगा स्वतंत्र भारत में। अब जो नया भारत होगा, आज़ाद भारत होगा, वहाँ होगा क्या, वहाँ क्या होगा, लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होगी, जनतंत्र होगा। भारत में पहले जो राजाओं का शासन चलता था वो नहीं होगा, मोनार्कियल सिस्टम नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा। कैसा होगा स्वतंत्र भारत, लोकतंत्र होगा, लोकतांत्रिक होगा। ये क्लियर था। और लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लोकतंत्र मतलब शासन किसके द्वारा होगा, एक सरकार द्वारा होगा। और सरकार का किस प्रकृति की होगी, सरकार जो है लोगों की होगी, लोगों द्वारा चुनी जाएगी और लोगों के लिए होगी। किसकी होगी, कैसी होगी सरकार, ये सरकार लोगों की, किसकी होगी, लोगों, लोग कॉमन है, लोग कॉमन है, लोगों की होगी, लोगों द्वारा चुनी जाएगी और लोगों के लिए कार्य करेगी। लोगों की मतलब हम ही लोगों में से विधायक और सांसद कौन होते हैं, उनके 4 पाँव 4 सिर थोड़ी होते हैं, हम ही लोग आम जनता के लोगों से होते हैं। हमारे बीच से कोई खड़े होते हैं चुनाव में, जनता मतदान करती है और वो चुने जाते हैं। तो लोगों की सरकार मतलब यही विधायक और ये जो सांसद होते हैं, ये हम लोगों के बीच में से ही होते हैं, इसलिए यही जाकर सरकार बनाते हैं। ये सरकार कैसी होगी, लोगों द्वारा चुनी जाएगी। जो बाकी जनता है मतदान करती है, जिसे सबसे ज़्यादा मतदान मिलता है वो जीतता है, वो सरकार का हिस्सा बनता है। और जब ये सरकार बन जाएगी तो इसे कार्य कर, ये किसके लिए कार्य करेगी, लोगों के लिए कार्य करेगी। कहने की बात है, थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ता है, नहीं तो 5 साल बाद हटा दिए जाएंगे। वास्तव में ये चुनाव लड़ते ही हैं अपने स्वार्थ के लिए। चलिए उसको छोड़िए, लोकतंत्र होगा। तो लोकतंत्र होगा तो इसके लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता होगी और हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो कांग्रेस निवेदन करती है अंग्रेजों से, अंग्रेजी सरकार से कि देखिए आप हमारी सहायता करें स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने। और अंग्रेज जो है ये विनती स्वीकार कर लेते हैं। और देखिए इसी से आगे बढ़ते हैं, नवंबर 1946, इससे पहले, भारत की आज़ादी से पहले, नवंबर 1946 एक 3 सदस्यीय दल भेजते हैं जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। 3 सदस्य होते हैं उसमें, पैथिक, लॉरेंस, सारे आपके पीडीएफ में होंगे डिटेल में, ठीक है। इसको सिर्फ कहानी की तरह सुनिए। लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों में ये मुखिया होता है, पैथिक, लॉरेंस। तो भारत में संविधान के निर्माण, कांग्रेस की विनती पर अंग्रेज जो है, ब्रिटेन जो है, भारत में एक कैबिनेट 3 सदस्यीय दल भेजता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। मार्च में भारत पहुंचता है वास्तव में, और नवंबर से काम शुरू होता है। नवंबर, हाँ ठीक है। पैथिक, लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर, मुखिया कौन, कैबिनेट मिशन का लॉरेंस। ये भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संवैधानिक सभा का निर्माण करते हैं, संवैधानिक सभा का निर्माण करते हैं। संविधान सभा बोलिए या संवैधानिक सभा बोलिए, बातें की है। किसका निर्माण करते हैं, संवैधानिक सभा का कौन करता है, कैबिनेट मिशन करता है। कौन भेजता है कैबिनेट मिशन को, अंग्रेज भेजते हैं, ब्रिटेन भेजता है। भारत जो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 3 सदस्यीय दल होता है ये। 3 सदस्य होते हैं, कौन कौन, पैथिक, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसका मुखिया कौन, तो पैथिक, लॉरेंस। तो भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए संवैधानिक सभा का निर्माण कौन करता है, कैबिनेट मिशन, ठीक। संवैधानिक सभा, इसमें 389 सदस्य होते हैं। ये कैसे क्या होता है डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य क्या क्या, ये डिटेल में पढ़ने का विषय है, यहाँ मैं नहीं जाऊँगा, भूमिका में नहीं बताऊँगा।
अब 389 सदस्य ये भारतीय हैं, सब बना दिया इन्होंने संवैधानिक सभा की। अब तो और ये निर्माण करेगी किसका? भारत के संविधान का। तो भारत के संविधान का निर्माण किसने किया है? संवैधानिक सभा ने किया है। संवैधानिक सभा का गठन किसने किया है? तो कैबिनेट मिशन ने किया है। अब जिस प्रकार आपके घरों में यदि कोई विवाह समारोह हो, बड़ा आयोजन हो, तो देखिए भाई, भारत का संविधान बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतना बड़ा भारत, ये भी एक आयोजन से कम तो नहीं। जैसे विवाह समारोह में देखिए, पिताश्री शादी में लगने वाले वित्त की व्यवस्था करेंगे, माताश्री मेहमानों को देख रेख करेंगी, घर में जो लड़के होते हैं उन्हें जिम्मेदारी दे दे रहे, तू कैटरिंग संभालना, ये तुम उधर मेहमानों के रहने खाने की व्यवस्था देखोगे। सब जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं। ये भी हो सकता है कि लड़की की कुछ बुआ की लड़कियां हैं, मामा की लड़कियां हैं, उन्हें खास जिम्मेदारी दे दी जाए। देख बे नहीं, मला मालूम है एक चक्कर है। शादी वाले दिन पहले कोनो गड़बड़ नहीं करे, देख बे, नज़र रखो, तुम्हारा जिम्मेदारी देता हूँ, नज़र रखो। नहीं तो अक्सर ऐसे ही होता है, शादी मंडप से पहले ही दुल्हन जो है वो साड़ी का जोड़ जोड़ के खिड़की से फरार। ये गलत बात है। अव्वल तो छात्रों को, आप छात्र हो, आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है ना। करो, मैं नहीं कहता प्रेम गलत है। यदि मान लीजिए आप सेटल हो जाओ, नौकरी पा जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, यदि आपको किसी से प्रेम हो जाता है, अच्छा होगा ना। ट्रेनिंग सेंटर, डीएसपी की ट्रेनिंग कर रहे हो, वहाँ प्रेम हो, या आप डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग ले रहे हो, वहाँ प्रेम हो, अच्छा, वो अच्छा है, मैच्योर्ड प्रेम होगा। उससे पहले ये प्रेम कुछ फ़ायदा नहीं है, सक्सेसफुल नहीं होगा। अब किसी भाई, आपके माता पिता के भी आपको पैदा किया है उन्होंने, वो आपका भला सोचते हैं, तो वो भी तो कुछ चाहते हैं। अब भाई आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और चक्कर चला रहे हो किसी पांठेले वाले से, तो माता पिता थोड़ी मानेंगे। डीएसपी बन जाओ, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, आपके साथ में काम करने वाला वो भी डीएसपी होगा, तो आप भी शान से बता पाओगे। म्यूट, आप लोग पीछे बात क्यों करते हो? चलिए, म्यूट कर दिया। उनके भी अरमान होते हैं, करना है कायदे से करो। अपने माता पिता को मनाओ कब पाओगे? जब उस स्थिति में आप पहुंचोगे, वैसा अपना जीवन साथी ढूंढोगे। अभी ये मूर्खता है इस समय, ये 19 साल 20 साल में जो प्रेम होता है, प्रेम नहीं है, ये केवल आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण। कुछ बन जाओ। यदि फिर प्रेम होता है तो बाकायदा शान से अपने घर वालों के सामने बात रखो, दोनों परिवार मिलो, रजामंदी से विवाह करो, ये होता है। ये कौन सी बात है? कोई उसके साथ भाग रहा है, अरे सालो ठीक से कपड़ा पहनना आता नहीं, प्रेम हो जाता है लोगों को। पढ़ाई पे फोकस रखोगे, ये इन चक्करों में पढ़ने वाले सक्सेसफुल नहीं होते, वो भूल जाओ, ठीक है। तो इसी प्रकार बहुत सारी समितियां बनाई गई, बहुत सारी, इन्हीं सदस्यों, कोई 6 सदस्य, कोई 7 सदस्य, बहुत सारी क्या बनाई गई? समितियां बनाई गई, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। प्रारूप समिति, रियासत, भारत स्वतंत्र होने से पहले छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे राजाओं के क्षेत्रों में बटा हुआ था, रियासतदारों में बटा हुआ था। एक समिति बनाई गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि आपको स्वतंत्र भारत में आपको उन सारे रियासतों को मनाना है कि वो स्वतंत्र भारत के हिस्से हों, एक भारतीय संघ का हिस्सा बने वो। तो ऐसे बहुत सारी, झंडा समिति और बहुत सारी समितियाँ बनाई गई, अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई। अब इसी बीच में संविधान का निर्माण शुरू ही हुआ। अंग्रेजों ने अनाउंस किया था जून 1948 में हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अगस्त 1947 में ही भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन संविधान तो अभी तैयार नहीं हुआ है ना,
संविधान तो बन रहा है, क्योंकि संविधान का जो 1947 के प्रारंभ से, जो लगभग 1947 के शुरुआत से ही संविधान का प्रॉपर तरीके से, लेकिन अभी इस संविधान को जानते हैं आप बनने में कितना समय लगने वाला है? इस संविधान को बनने में समय लगने वाला है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगेगा संविधान को बनने में, जिसका 1947 के प्रारंभ में जिसका निर्माण कार्य शुरू होता है, और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगने वाले, लगभग 3 साल। लेकिन भारत तो 6-7 महीने में ही आज़ाद हो गया, मतलब अभी भारत का संविधान बनकर तैयार ही नहीं है। तो 1947 में भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन चूंकि भारत का संविधान अभी निर्माणाधीन है, तो भारत में इस लोकतांत्रिक होगा, क्लियर था ये। संविधान के जो निर्माण करता थे, ये क्लियर था कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। यहाँ पर सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, उसका शासन होगा, ना कि राजतंत्र होगा। इसलिए चुनाव तो करवाया नहीं जा सकता था, क्योंकि संविधान जब बनकर तैयार होगा तभी तो संविधान के प्रावधान लागू करके चुनाव करवाए जा सकेंगे, लोकसभा चुनाव। तो ना तो लोकसभा का गठन हुआ है, ना राज्यसभा बनी है, ना राज्यों की विधानसभाएं बनी हैं। कुछ यदि समझ में नहीं आ रहा होगा, सब समझ जाएंगे 2 दिन की और भूमिका क्लास में आप सब, लोकसभा विधानसभा क्या क्या बोल रहा हूँ सब, सिर्फ सुनिए कहानी की तरह। चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तो अंतरिम सरकार बनाएगी। चूंकि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक भारत में शासन करने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, टेम्पररी गवर्नमेंट। किसका निर्माण किया गया? टेम्पररी गवर्नमेंट। और इसमें बहुत सारे मंत्री बना दिए गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू हमारे मुखिया थे इस अंतरिम सरकार के, जगजीवन राम बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार थी ना लोकसभा की अध्यक्ष, उनके पिताश्री बाबू जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर बनाए गए। ऐसे ही अलग अलग लोगों को एक जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम ये रेल मंत्रालय संभालना, तुम ये संभालना, तुम ये संभालना, ये संभालना। इस प्रकार से एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया गया। लेकिन अब भारत का संविधान बनकर देखिए कब तैयार होगा। आते हैं 1947 के प्रारंभ में शुरू हुआ था, संविधान सभा ने भारत का निर्माण करना शुरू किया, और अब यहाँ से एक डेट आएगा 1939 नवंबर, 26 नवंबर 1939 ये डेट आएगा अगला। देखिए अभी भी संविधान बनकर पूर्णतः तैयार नहीं है, लेकिन इस तारीख को संविधान के 15 प्रावधान, चूँकि चुनाव की व्यवस्था करवानी सरकार बनाने के लिए, तो चुनाव आयोग, राष्ट्रपति के कुछ प्रावधान, ऐसे कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए कि भाई इतने चीज़ें हम लागू कर देते हैं ताकि हम तैयारी कर सकें। कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक। लेकिन अगला डेट आएगा इससे अगला 26 जनवरी 1950। इस तारीख को संविधान पूर्णतः बन के तैयार है, और पूर्णतः संविधान जो है वो भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। अब आप बोलिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, अब आप सवाल पूछिए। चलिए आइए, हेलो, आइए बोलिए। निमेश, चलो निमेश बोलो, क्या सवाल था तुम्हारा? बोलो। रीजन बताया तो मैंने, पोलैंड जो है, रुकिए, रुकिए। पोलैंड जो है वो
सहयोगी था इंग्लैंड का। जर्मनी ने ऐसे ही, देखिए अपनी हर जो देश हो गए, जो राजा हो गए, उनका एक वो होता था कि हमें अपना एक्सपांड करना है, अपना साम्राज्य सब, तो उसने जो भी रहा होगा उसने आक्रमण कर दिया पोलैंड के ऊपर, और चूँकि वो ब्रिटेन का सहयोगी था, ब्रिटेन भी कूद गया, उसके सहयोग में आ गया, तीसरा विश्व युद्ध हो गया। पढ़ोगे इतिहास में, ये अभी सवाल आपका उचित है भी नहीं। संविधान हमें पढ़ना है, जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना तो आएगी, ये चीज़ें आएंगी। अभी स्टोरी की तरह आपको समझना है, भूमिका समझनी संविधान की, ठीक है। अन्य कोई सवाल? हाथ उठाओ, हाथ रेस करो, फिर मैं इसको करूँगा। कोई सवाल है? कोई सवाल है? चलिए, कोई सवाल है? हाथ उठाइए। ठाकुर राम, हाँ बोलो, बोलो ठाकुर राम। हाँ जी, दोआब के समय? अच्छा देखो, दोआब जो होता है, दोआब, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बेसिन। देखिए, एक बड़ी नदी दूसरी बड़ी नदी, वो 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, ये दूरी हो सकती है, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ भी होती हैं। कोई इधर से नदी आके मिल रही है, कोई इधर से आके मिल रही है, कोई इधर से आके मिल रही है, इसकी भी हो सकती है, कोई इधर से आके मिल रही है, कोई इधर से, कोई इधर से। मान लो इसे, ये गंगा है, ये यमुना है, यमुना नदी, ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। छोटी छोटी नदियाँ कहीं से निकलती हैं, आकर मिल जाती है, तो जो प्रमुख मुख्य नदी में आकर जो नदियाँ मिलती है, ये क्या कहलाती है? सहायक नदियाँ। ये गंगा की सहायक नदियाँ हो गई, ये यमुना की सहायक नदियाँ हो गई। तो इस तरह से एक जाल का निर्माण हो जाता है दो प्रमुख नदियों के बीच में, नदियों का जाल। और जब वहाँ नदियाँ ही नदियाँ हैं तो पानी होगा, भूमि में जल का स्तर बहुत अच्छा होगा, नदियों का जाल बन गया। तो ये जो इन दो प्रमुख नदियों के बीच का ये जो भूमि होती है, ये तो भूमि है ना, ये भूमि बचा जो भूमि है, ये बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती। नीचे ग्राउंड लेवल बहुत अच्छा होता है पानी का, मिट्टी में बहुत नमी होती है। तो यहाँ क्या होता है? दोआब क्षेत्र, इसे ही हम गंगा यमुना दोआब कह देंगे, गंगा यमुना बेसिन। तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, समझ गए? फसल बहुत ज़्यादा होगी, 10 गुना 15 गुना हो सकता है। समझे ठाकुर? ठीक है। अन्य कोई सवाल? अन्य कोई सवाल? ठीक है, आज की क्लास ये यहीं समाप्त होती है, और कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम संविधान निर्माण हो चुका है, अब हम संविधान में कूद जाएं, ठीक है। चलिए, टिल देन काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, फोकस बनाए रखें। जिसका फोकस नहीं होता वो सेलेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय।